हम लोगों ने पिछली कक्षा में ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत को विस्तार से देखा। आज हम लोग ब्याज के 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत, नियो क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, which is known as loanable funds theory of interest, we are going to discuss. वास्तव में विक्सर, ओहलिन, लिंडल, वाइनर ने ब्याज के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे ऋण योग्य राशियों का सिद्धांत या 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने यह माना कि ब्याज दर निर्धारण में मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों शक्तियों का योगदान है। ऋण योग्य राशियों का सिद्धांत यद्यपि पूर्ण रूप से मौद्रिक सिद्धांत है, तथापि यह अपूर्ण रूप से ही मौद्रिक है, क्योंकि इसमें ब्याज दर के निर्धारण में बचत तथा पूंजी की उत्पादकता जैसी शक्तियों, जिन्हें हम वास्तविक तत्व मानते हैं, के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर ऋण योग्य राशियों की मांग एवं ऋण योग्य राशियों की पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति की अलग अलग व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। डिमांड फॉर लोनेबल फंड। वास्तव में इसकी व्याख्या से पहले हमको यह स्पष्ट हो लेना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है कि एक कोष होता है जिसमें से उधार दिया जाता है, और उस कोष का निर्माण कैसे होगा, आखिर वह कोष बनेगा कैसे, और उस कोष में से लोग मांगेंगे कैसे, इसी को हम कोष की मांग और कोष की पूर्ति के रूप में जानते हैं। अब सवाल है कि लोनेबल फंड का जो कोष है उसमें से मांगा क्यों जाएगा भाई पैसा, अर्थात लोग उधार ऋण योग्य जो राशि है उसको मांगेंगे क्यों, उसमें से उधार क्यों लेंगे। तो पहला पर्पज जिसकी वजह से हम आप उधार मांगते हैं वो कंजम्पशन पर्पज है। उपभोग के लिए ऋण प्रायः टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने के लिए लिए जाते हैं, मोटर कार है, मकान है आदि। उपभोग के लिए ऋण ब्याज दर के सापेक्ष होते हैं। ऊंची ब्याज दर पर कम मांग तथा कम ब्याज दर पर अधिक मांग। उपभोग के लिए ऋण, जिसे डिस सेविंग भी कहते हैं, का वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होगा। देखिए, आपने पीछे देखा है कि आय का जो हिसाब उपभोग नहीं करते वह बचत है। इसका मतलब जो हिस्सा उपभोग नहीं करते वो सेविंग है। तो इसके जस्ट अपोजिट उपभोग के लिए जो पैसा आप उधार लेते हैं वो आपकी डिस सेविंग है। इसलिए हम इसको डिस सेविंग के नाम से भी जानते हैं। कंजम्पशन कहें, कंजम्पशन लोन हम कहें, या इसको हम डिस सेविंग कहें। इसका ब्याज दर से अपोजिट रिलेशनशिप होता है। अर्थात यहाँ आप देखें यहाँ अगर हम देखें तो इसे हम डिस सेविंग या इसे हम कंजम्पशन लोन के नाम से भी जान सकते हैं, जो ब्याज दर से जिसका रिलेशन अपोजिट होता है। अगर ब्याज दर कम है तो मांग ज़्यादा होगी, अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो मांग कम होगी। इसके अलावा आप देखें
दूसरा पर्पज है डिमांड फॉर होल्डिंग, संचय के लिए। लोग ऋण पत्रों तथा अन्य परिसंपत्तियों को बेचकर रुपए का संग्रह कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, अर्थात जो कैश में नहीं हैं, हम उनको बेच करके भी अपने पास संचय के लिए पैसा रख सकते हैं। संचय करने के लिए लोग दूसरे से ऋण नहीं लेते, पर अपने पास उपलब्ध लोनेबल फंड्स को संचय करने के लिए प्रेरित होते हैं। ब्याज दर अधिक हो तो अधिक उधार देंगे और कम संचय, तथा ब्याज दर कम है तो कम उधार देंगे, अधिक संचय। अतः मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होगा। होल्डिंग के संदर्भ में भी जो ब्याज और मांग के बीच का संबंध होता है वह है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने देखा कि डिस सेविंग में है। तो इसको अगर हम होल्डिंग लिख देते हैं तो संचय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हम चित्र बनाएंगे वहाँ जो मांग रेखा होगी वह ब्याज दर के सापेक्ष नीचे गिरती हुई होगी। अर्थात अगर ब्याज दर कम है तो हम होल्डिंग ज़्यादा करेंगे, अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो हम संचय कम करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड। इस सिद्धांत के अनुसार निवेश ब्याज दर सापेक्ष होता है। यदि ब्याज की दर कम है तो निवेश में अधिक रुपया लगाया जाता है। अगर ब्याज की दर बढ़ जाए तो निवेश कम हो जाएगा। स्पष्ट है कि ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश के लिए लोनेबल फंड की मांग कम हो जाएगी और इसके विलोम भी। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ग्राफ हम बनाएंगे वो है बिल्कुल यही होगा। हम सिर्फ यश को हटा करके यहाँ आई लिख देंगे। अर्थात इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट इलास्टिक होता है या इंटरेस्ट के सापेक्ष होता है। अगर ब्याज दर कम है तो इन्वेस्टमेंट के लिए मांग ज़्यादा होगी, अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए मांग कम होगी। अब इसके बाद टोटल डिमांड। तो ये विभिन्न उद्देश्यों से जो हम लोनेबल फंड की मांग करते हैं, अगर इनको सबको जोड़ लिया जाए तो हमें टोटल डिमांड प्राप्त हो जाएगी। तो हम इंडिविजुअल डिमांड के हॉरिजॉन्टल समेशन के द्वारा हम टोटल डिमांड ज्ञात करते हैं। अब आप देखें कि व्यक्तिगत मांग वक्रों का हॉरिजॉन्टल समेशन करने पर कुल मांग वक्र ज्ञात होती है। कुल मांग वक्र भी बाएं से दाएं झुका हुआ होता है। तो जो कुल मांग वक्र होता है वह भी बाएं से दाएं झुका हुआ इसी शेप में होता है। जैसे मान लीजिए यह है जिसे हम डिस सेविंग कह रहे हैं या कंजम्पशन। यह है मान लीजिए इसको हम कह रहे हैं होल्डिंग, संचय के लिए। यह है जिसे हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर हम इन सब का ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से शुरू करें और इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ाएं तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल समेशन होगा ये फ्लैटर होगा, जिसे हम सिग्मा डी कहेंगे। तो ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो टोटल डिमांड होगी मार्केट की वह यह हो जाएगी। इसे हम हॉरिजॉन्टल समेशन के द्वारा टोटल डिमांड ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोनेबल फंड की सप्लाई का। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। नंबर 1 सेविंग्स। आखिर ये उधार पे कोष जनरेट कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है ये जनरेट कैसे होगा? तो अगर हम अपनी आय का जो हिस्सा उपभोग नहीं करेंगे वही बचेगा और उसी से हम उधार देंगे। इसका मतलब सप्लाई जो होगी लोनेबल फंड की दैट विल बी जनरेटेड थ्रू सेविंग। ऋण योग्य राशियों की पूर्ति का प्रमुख साधन बचत है। बचत एक अवधि की कुल आय को दूसरी अवधि तक उपभोग न करने से उत्पन्न होती है। आय का और उपभोग का अंतर बचत का सृजन करता है। वास्तव में इनकम हमने आपसे बहुत पहले बताया है कि ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए।
बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि मुद्रा क्या है, आय क्या है, संपत्ति क्या है और कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए कि आपके पास एक 100 रुपए की नोट है। यह 100 रुपए की नोट जब आपके पर्स में है और यह अवेलेबल है एज ए रेडीमेड परचेजिंग पावर एंड यू कैन परचेज एनीथिंग whenever wherever you want using this 100 rupee note, then this note will be known as money. कैसे जानेंगे इसको? मनी के रूप में जानेंगे। जब ये 100 रुपये कैश के रूप में हमारी जेब में है और हम इसे कभी भी किसी भी समय खर्च कर सकते हैं, तो इसे हम मुद्रा कहते हैं। अर्थात इस तरह से आप जानिए कि जब 100% तरलता होती है और आप में रेडीमेड परचेजिंग पावर होती है, तो उस 100 रुपये की नोट को हम मुद्रा कहते हैं। यही 100 रुपया अगर हम अपने लॉकर में रख देते हैं बिल्कुल निष्क्रिय रूप से, तो यह 100 रुपया हमारी असेट बन जाता है। असेट, चाहे 100 रुपया रख दें हम। अब यदि यह 100 रुपया हम किसी को 5 रुपये पर मंथ के रेट से उधार दे दें, तो अब यह 100 रुपया चूंकि आय कमाने में इस्तेमाल हो गया, तो इसे अब कैपिटल कहा जाने लगेगा। कैपिटल की डिफिनीशन क्या है? Man-made factors of production which we use in further production। इसका मतलब जिससे हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। तो वही 100 रुपये की नोट रेडीमेड परचेजिंग पावर के रूप में मनी है। लाकर में आपने उसको आइडल फॉर्म में रख दिया, इट विल बिकम असेट। और इफ यू हैव गिवन समवन दिस 100 रुपी जस्ट टू अर्न सम इंटरेस्ट, then it will become capital। लेकिन अगर यही 100 रुपया, if you are receiving this 100 rupees after a certain interval, this interval may be weekly, fortnightly, monthly, annual, 6 monthly, it may be of any kind, then this 100 rupee will be known as income। means regular flow को हम इनकम कहते हैं। असेट हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। और मनी, असेट, कैपिटल और इनकम, इतना हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो सेविंग करा कि एक दो आय अवधि के बीच की बात कर रहा है। आज हमको 100 रुपये की इनकम मिली, हम अगली 100 रुपये की इनकम पाने तक जो पिछले 100 रुपये का पैसा बचा लेते हैं, वास्तव में वो हमारी सेविंग है। इसका मतलब हम बीच में ही नहीं तय कर सकते कि हमारी कितनी सेविंग है। हम तब तय होगा जब हमको नेक्स्ट इनकम हमारी मिल जाएगी, उसके बाद। बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है, अर्थात निश्चित समय पर ब्याज की दर अधिक होने पर अधिक बचत की जाएगी, अतः बचत का वक्र ऊपर चढ़ता हुआ होगा। व्यक्ति के अलावा कंपनियां भी बचत करती हैं, कॉर्पोरेट सेविंग होगी। इस प्रकार जो कुल बचत होती है वो इंडिविजुअल सेविंग और कॉर्पोरेट सेविंग को मिला करके उत्पन्न होती है। तो बचत और ब्याज दर के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। हम इसको अभी मिटा लेते हैं, उसके बाद में बन जाएगा। देखें, अगर यहाँ हम ब्याज दर लिख देते हैं और यहाँ हम सेविंग दिखाते हैं,
तो सेविंग और ब्याज दर के बीच R1 ब्याज दर है तो सेविंग S1 है। अगर ब्याज दर बढ़ गई तो सेविंग बढ़ करके S2 हो गई। अगर ब्याज दर कम हो गई तो सेविंग घट करके S3 हो गई। इसका मतलब कि ब्याज दर और सेविंग के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। ठीक है। डिसहोल्डिंग, पूर्ति का दूसरा स्रोत संचित धन से कुछ रुपया निकाल देना है। ब्याज दर अधिक होने पर अधिक अपसंचय होगा और लेनेबल फंड में वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम होल्डिंग के लिए तो मांगते हैं, लेकिन वहीं हम अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो जो हम पहले से संचित कर रखे हैं उसको हम डिसहोल्डिंग के नाम पर निकाल देते हैं। ब्याज दर ज़्यादा है तो ज़्यादा निकालेंगे और ब्याज दर कम है तो कम निकालेंगे। ठीक है। इस तरह बैंक क्रेडिट, बैंक साख, हम लोगों ने बहुत विस्तार से मनी बैंकिंग में पढ़ा है कि बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, वो उधार देते हैं और बैंक बांडों का भुगतान साख सृजन द्वारा करते हैं जिससे लोनेबल फंड की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। साधारणतया ऊंची ब्याज दर पर बैंक अधिक ऋण देने को प्रेरित होते हैं। तो यहाँ भी जो बैंक क्रेडिट है वो अधिक ब्याज दर है तो ज़्यादा क्रिएट होगी और अगर कम ब्याज दर है तो कम क्रिएट होगी। तो अगर हम इसको CR कह देते हैं तो इसका भी ब्याज दर से पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। डिसइन्वेस्टमेंट, ये उद्योगपतियों द्वारा निवेशित आय को उद्योग से निकाल लेना निवेश कहलाता है। उसे ऋण देने के लिए तत्पर होने से लोनेबल फंड में वृद्धि हो जाती है। जब उद्यमी को निवेशित पूंजी पर लाभ की दर प्रचलित ब्याज दर से कम होती है तब वह ऐसा करता है। ऊंचे ब्याज दर पर वह डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित होगा। यहाँ भी देखिए होता क्या है कि जो उद्यमी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट विच इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज लेस, अगर वो कम है जो रेट ऑफ रिटर्न हमको मिल रहा है बाजार में प्रचलित ब्याज दर से, तो उद्यमी सोचता है कि हम अनायास ही इसमें इन्वेस्टमेंट में क्यों तरह तरह का प्रेशर और बवाल बर्दाश्त कर रहे हैं, चलो इसको निकाल करके जो कुछ पैसा प्राप्त होता है उसे हम मार्केट में लगा देते हैं और ब्याज से हमको इससे ज़्यादा प्राप्त होगा। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके साथ भी ब्याज का रिलेशनशिप जो है उसकी वह पॉजिटिव हुई है, तो इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से जो सप्लाई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखती है और जो डिमांड है वह इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। तो इस तरह से जैसे हमने डिमांड को देखा कि इंडिविजुअल डिमांड का हमने हॉरिजॉन्टल समेशन करके टोटल डिमांड ज्ञात कर ली थी, उसी तरह से अब हम सप्लाई की हॉरिजॉन्टल समेशन के द्वारा टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड को ज्ञात कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों आपस में बराबर हो। तो अब देखें कि हम इसको टोटल सप्लाई को कैसे निकालेंगे। यहाँ ब्याज है, यहाँ सप्लाई है, नीचे आप लोनेबल फंड है। अब देखिए पहली सेविंग से है तो ये है सेविंग से है, दूसरी डिसहोल्डिंग से है, तीसरा बैंक क्रेडिट से है और चौथा डिसइन्वेस्टमेंट से है। इन सब का हम हॉरिजॉन्टल समेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी सिग्मा सप्लाई, ये टोटल सप्लाई को व्यक्त करेगा, अर्थात यहाँ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह टोटल सप्लाई है। हमने पीछे डिमांड देखा था, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है और पीछे हमने डिमांड देखा हुआ है। यहाँ देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेविंग, डिसहोल्डिंग, बैंक क्रेडिट
डिसइन्वेस्टमेंट और टोटल सप्लाई। इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां मांग और पूर्ति में संतुलन होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आप देखें यहाँ कि सारी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड लाइंस और इंडिविजुअल सप्लाई लाइंस को यहाँ हमने बनाया है और उनके टोटल को उसके सामने हॉरिजॉन्टल समेशन के द्वारा हम बना करके टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई से हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निर्धारित कर सकते हैं। ई बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो गए, इसलिए ब्याज दर आर निर्धारित होगी। ब्याज की दर वहाँ निर्धारित होगी जहाँ डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स आर इक्वल टू देयर सप्लाई, प्लान्ड सेविंग आर इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब आप देखें हम लोग इसको, ये आप देख रहे सप्लाई बनी हुई है। अब हम इसी में यहाँ डिमांड को भी शो कर देते हैं, पहला कंजम्पशन के लिए या डिस सेविंग के लिए, दूसरा होल्डिंग के लिए, संचय के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और इसी तरह से इसका भी हॉरिजॉन्टल समेशन करके हम ऐसे सिग्मा डिमांड कर देंगे, यहाँ ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा और ये जो OR1 है यही आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसमें देखें, ये मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्टर्ब होता है, यहाँ देखें सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर गिरने की प्रवृत्ति होगी और गिर करके पुनः इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाएगा। इसी तरह से एक ब्याज दर मान लीजिए R2 के बजाय ये R3 हो जाती है, यहाँ तो आप देखिए कि यहाँ जो लोनेबल फंड की डिमांड है वह ज़्यादा है और सप्लाई यहाँ देखिए कम है, तो डिमांड ज़्यादा है तो ब्याज दर में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी और फिर कहाँ पहुँच जाएगा, ई पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो OR1 ही होगा, इसके अलावा कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होगा और मार्केट फोर्सेस अपने आप एक्टिवेट होंगी और उसको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये लोनेबल फंड थियरी है। आलोचना, रॉबर्टसन के अनुसार उधार दे को सिद्धांत सामान्य बुद्धि व्याख्या है ब्याज दर निर्धारण का, अर्थात बहुत टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सामान्य सी व्याख्या है। बचतों पर ब्याज की दर का प्रभाव, वास्तव में ब्याज की दर बचतों को इतना नहीं प्रभावित करती जितना इस सिद्धांत में मान लिया गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बचतें ब्याज बेलोच होती हैं, इंटरेस्ट इनएलास्टिक होती हैं, अर्थात ब्याज दर शून्य होने पर भी वे आदतन बचत करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऊंची ब्याज दर अधिक बचत होगी जो उचित नहीं है। अधिक ब्याज दर कम विनियोग, कम रोजगार, कम आय और कम बचत। एक ये भी थियरी है कि उसको अपोजिट चलते हैं तो ये स्थिति हो जाएगी। स्थिर आय, यह सिद्धांत आय को स्थिर मानते हुए यह बताता है कि बचत ब्याज दर पर निर्भर करती है, परंतु यह ठीक नहीं है। बचत ब्याज की दर पर नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करती है और आय स्तर में परिवर्तन द्वारा ही बचत तथा विनियोग बराबरी स्थापित होती है। लोनेबल फंड्स थियरी की इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि विनियोग की मात्रा का समाज के आय स्तर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अनिश्चित सिद्धांत, अमेरिकन अर्थशास्त्री हैंसन के अनुसार उधार दे को सिद्धांत अनिश्चित है क्योंकि सिद्धांत यह नहीं बताता कि ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है। सिद्धांततः लोनेबल फंड की पूर्ति बचत, बैंक मुद्रा, असंचय तथा निवेश से होती है, परंतु बचत का मांग आय के स्तर पर निर्भर करता है।
अतः ब्याज की दर मालूम करने के लिए बचतों को मालूम करना चाहिए, परंतु बचत ज्ञात करने के लिए ब्याज दर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ब्याज दर विनियोग तथा आय स्तर को प्रभावित करके बचत को प्रभावित करती है। गाइड टू केन्स, परंतु यह आलोचना तर्कसंगत नहीं लगती, क्योंकि सप्लाई ऑफ सेविंग इन लोनेबल फंड्स थियरी इज डिटरमिन्ड बाय द इनकम ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। हमने आप पीछे देखा कि ये पिछले अवधि की आय पर निर्भर करती है, इसलिए आलोचना बहुत तर्कसंगत नहीं है, तथा डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स द्वारा ब्याज दर निर्धारित होना माना गया है। इस पर निर्धारित ब्याज दर निवेश तथा अगली अवधि के आय स्तर को प्रभावित करता है। प्रोफेसर, हम ठीक ही लिखते हैं कि यह वृत्ताकार तर्क नहीं है कि आय निवेश द्वारा प्रभावित होती है, निवेश ब्याज दरों द्वारा और ब्याज दरें ऋण योग्य राशियों की पूर्ति द्वारा, ऋण योग्य राशियों की पूर्ति बचतों द्वारा और बचतें पिछली समयावधि में प्राप्त आय द्वारा निर्धारित होती है। स्पष्ट है कि ऋण योग्य राशियों के विरुद्ध अनिश्चितता की आलोचना ठीक नहीं है। मौद्रिक तथा वास्तविक तत्वों का योग, इस आधार पर आलोचना की जाती है कि मौद्रिक तथा वास्तविक तत्वों को जोड़ देता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे वास्तविक तत्वों को बैंक साख और अपसंचय के साथ जोड़ा गया है और ये मौद्रिक हैं, अतः इनका जोड़ना उचित नहीं है। प्रतिष्ठित सिद्धांत से इसकी श्रेष्ठता। प्रतिष्ठित सिद्धांत ब्याज का वास्तविक सिद्धांत है, परंतु उधारदेय कोष सिद्धांत मौद्रिक एवं वास्तविक दोनों तत्वों को सम्मिलित करता है, इसलिए श्रेष्ठ है। प्रतिष्ठित सिद्धांत बैंक साख जो मुद्रापूर्ति के रूप में ब्याज दर को प्रभावित करता है की उपेक्षा करता है, परंतु उधारदेय कोष सिद्धांत ब्याज निर्धारण का इसे एक महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार करता है, अतः श्रेष्ठ है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में अपसंचय को ध्यान में नहीं लाया गया। उधारदेय कोष सिद्धांत अपसंचयन की व्याख्या करके हमें तरलता पसंदगी सिद्धांत के काफ़ी समीप पहुंचा देता है, अतः श्रेष्ठ है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा केवल एक आवरण है, अर्थात ब्याज दर को प्रभावित करने वाला एक निष्क्रिय साधन है। उधारदेय कोष सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह ब्याज दर निर्धारण में मुद्रा को सक्रिय साधन मानता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी।